न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। जो लोग अच्छे दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बुरी खबर है। देश में महंगाई दर पिछले 5 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, वो भी तब जब देश पर कमजोर मानसून और सूखे का संकट मंडरा रहा है। ऊपर से इराक में बिगड़ते हालात से तेल के दाम काबू से बाहर हो सकते हैं, यानी महंगाई की आग में तेल पड़ने वाला है। ऐसे में वो मोदी जो अच्छे दिन का सपना दिखाकर ही सत्ता में आए हैं, कह रहे हैं कि पहले देशवासियों को कड़वी दवा पीनी पड़ेगी, उसके बाद भी 1-2 साल लगेंगे हालात सुधरने में। यानी कम से कम 2 साल लोगों को कड़े फैसलों से दो चार होना पड़ेगा, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि महंगाई काबू में आ जाएगी। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी भी महंगाई रोकने में नाकाम हो जाएंगे? जो कड़वी दवा मोदी देश को पिलाना चाहते हैं, उससे कैसे आएंगे अच्छे दिन? क्या लोगों को तैयार हो जाना चाहिए महंगाई की और तगड़ी मार झेलने के लिए? क्या अच्छे दिन से पहले बुरे दिन का सामना करना मजबूरी है? देश की इस खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे परिचय कराएं। इस बहस को शुरू करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था। महंगाई कम हुई, महंगाई गई, महंगाई बढ़ी। इस चुनाव में महंगाई ये मुद्दा है या नहीं है? जरा बोलो तो, सब बोलो तो। महंगाई मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? इन्हीं बयानों और वादों की बदौलत मोदी ने बीजेपी का देश में परचम लहराया, खुद प्रधानमंत्री बने। अच्छे दिन वाह। अब यही सवाल देश की जनता मोदी से पूछ रही है, क्या महंगाई घटेगी? क्या अच्छे दिन आएंगे? लेकिन मोदी सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होते ही अपने वादों को पूरा करने के बजाय कड़वी दवा देने की बात कहने लगे हैं। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? कोई हिम्मत से बताओ, करने चाहिए नहीं करने चाहिए? राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं करने चाहिए, लेकिन देश के स्वास्थ्य के लिए करने चाहिए। आखिर चुनाव में अच्छे दिनों का हसीन सपना दिखाने वाले नरेंद्र मोदी सत्ता में आते ही कड़वी दवा की बात क्यों करने लगे? सवाल है कि आखिर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान देश की जनता को मोदी कौन सी कड़वी दवा पिलाना चाहते हैं? क्या मोदी सरकार डीजल पर सब्सिडी खत्म करेगी और इसकी कीमतें भी पेट्रोल की तरह बाजार के हवाले होंगी? इसी तरह डीजल की कीमत के मौजूदा पैटर्न पर चलते हुए रसोई गैस और केरोसिन के दामों में भी हर महीने इजाफा होगा। खाद्य सुरक्षा बिल का फायदा सिर्फ गरीबों को मिलेगा। खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी में भारी कटौती होगी। आयकर की सीमा में कोई इजाफा नहीं होगा। रेल किराया बढ़ेगा। श्रम कानूनों में कई सुधार होंगे। मनरेगा में कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। वैसे मोदी की कड़ी दवा के बीच जले पर नमक ये है कि महंगाई भी मोदी सरकार आते ही उड़ान भरने लगी। मई महीने की महंगाई दर 6.01% है, जो पिछले महीने अप्रैल में 5.20% थी। हालांकि मुद्रास्फीति में ये बढ़ोतरी मोदी सरकार के आने से पहले की है, इसलिए गोवा में दिए अपने बयान में भी मोदी ने महंगाई के लिए पिछली सरकार को कोसा। कि जाने वाले कैसी सरकार छोड़ के गए, कुछ बचा नहीं, सब खाली भी कर दिया है, कोका भी कर दिया है। देश का आर्थिक स्वास्थ्य इतना बुरा करके चुका, अब इसको ठीक भी तो करना पड़ेगा। मतलब ये कि आने वाले दिनों में, खासकर जुलाई में मोदी सरकार के पहले बजट के बाद आम आदमी की जेब कट सकती है। लेकिन विपक्ष को लगता है कि जिस तरह यूपीए महंगाई रोकने में नाकाम रहा, वही हाल मोदी सरकार का होगा। बीजेपी और मोदी के लिए अच्छे दिन जरूर शुरू हो गए हैं
पर देशवासियों के बुरे दिन शुरू हुए हैं। आज वो सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री हैं, अपने मुताबिक वो कदम उठाए, लेकिन बार बार ये कहना कि पिछली सरकार ने ऐसा कर दिया, इससे शुबा होता है, देश के लोगों को शक होता है कि आप शायद ठीक काम नहीं कर पाएंगे। सवाल ये उठता है, क्या महंगाई इतनी बेकाबू हो चुकी है कि सरकारें इस पर लगाम लगाने में नाकाम है, या फिर चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ वोट की राजनीति के लिए महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को भुनाया गया? क्या मोदी भी महंगाई रोकने में फेल हो जाएंगे? कांग्रेस के वादे सुन सुन करके देश तंग आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी सरकार का हनीमून पीरियड बहुत जल्दी ही खत्म होने जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल में मेरे खास मेहमान हैं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और आर्थिक विश्लेषक आलोक पुराणिक और अंशुमन तिवारी। आप सभी का स्वागत है। संबित पात्रा, आप ही के पास आऊंगा, उम्मीद भी आप यही कर रहे होंगे, और पहला सवाल आप ही से है। संबित पात्रा, जो सपना दिखाकर आप सत्ता में आए थे, जिस मुद्दे को उठाकर आप सत्ता में आए थे, महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, कब तक आएंगे अच्छे दिन? संबित पात्रा, नितिन गडकरी ने कहा था 28 अप्रैल 2014, 6 महीने में महंगाई 25% कम हो जाएगी। क्या हम 6 महीने का इंतजार करें? क्योंकि हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि हालात बिल्कुल बेकाबू होने वाले हैं। संबित पात्रा। देखिए मानक जी, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह दूं, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी प्रकार के र्यूमर को फैलाने की आवश्यकता है। अच्छे दिन आएंगे, आएंगे और जरूर आएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 2019 में, जो कि 5 वर्ष का मैंडेट मिला हुआ है, उसके पश्चात में बही खाता लेके आऊंगा और पाई पाई का हिसाब हिंदुस्तान के सामने रखूंगा। स्वाभाविक रूप से अच्छे दिन आएंगे, तभी नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार से बहुत गंभीरता से इस विषय को रखा है। समझने का विषय है। संबित पात्रा, एक सेकंड, पहले अरुण जेटली जी के एक इंटरव्यू में संबित पात्रा, एक सेकंड, आप 2019 कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 5 साल मांग रहे हैं? 6 महीने नितिन गडकरी कह रहे हैं। मोदी ने अपने मुंह से कहीं कोई टाइमलाइन नहीं दिया, हमेशा वो अच्छे दिन कहते रहे, कभी कोई टाइमलाइन नहीं दिया, कोई डेडलाइन नहीं दी। ऐसा तो नहीं कि ये बहुत स्मार्ट मूव है कि हम बताएंगे नहीं कितने दिन में करेंगे, 5 साल का मैंडेट मिल गया है, कोई सवाल पूछेगा तो कह देंगे हमने तो नहीं कहा था कि 100 दिन में करेंगे? नहीं मानक जी, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये सरकार चलाने का विषय है। स्वाभाविक रूप से जो हमारी कमिटमेंट है, हम अपने कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। और जब मैं कहता हूं कि 2019 में हम हिसाब देंगे, उसका अर्थ ये नहीं होता है कि 2 दिन का या 1 साल का हिसाब दे देंगे। उसका विषय ये होता है कि ऑन एन एवरेज डे 1 से डे लास्ट तक हमने क्या काम किया है, एक एवरेज के हिसाब से हिसाब देंगे। तो स्वाभाविक रूप से हम महंगाई घटा पाते हैं कि नहीं, क्या हम देश के लिए पॉलिसी पैरालिसिस से हटा के पॉलिसी मेकिंग की तरफ ले पाते हैं कि नहीं, इन सब का हम हिसाब 2019 में देंगे। मगर जैसे मैं बता रहा था, एक वर्ड यहां बहुत महत्वपूर्ण है, जो अरुण जेटली जी 3 दिनों पहले अपने इंटरव्यू में कह रहे थे एज अ वित्त मंत्री, कि फिस्कल डिसिप्लिन लाना देश में बहुत आवश्यकता है। और देश की अर्थनीति अभी इस प्रकार चरमरा चुकी है कि किसी भी प्रकार की फिस्कल इनडिसिप्लिन के लिए यहां कोई स्थान नहीं है। तो जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि टफ मेजर्स लेने होंगे, सख्ती से काम होना पड़ेगा, तो वो फिस्कल डिसिप्लिन के बारे में कहते हैं। पॉलिसी पैरालिसिस जो देश को दीमक की तरह खत्म कर चुकी थी, उस पैरालिसिस से हटा अच्छा ठीक है संबित पात्रा, एक सेकंड संबित पात्रा, ये बड़े बड़े इकोनॉमी के वर्ड आम आदमी को समझ में नहीं आते हैं, उसे सिर्फ महंगाई समझ में आती है, सब्जी फल खरीदने जाता है, अन्न खरीदने जाता है, वो समझ में आता है उसे। और यही मुद्दा इसी भाषा में आप उठाते थे जब यूपीए सरकार थी। मनमोहन सिंह ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया, मोदी ने बार बार उसी मुद्दे को उठाया। मैं आपको पढ़कर भी बता दूं, एक बयान याद दिला दूं अगर आप कहें तो। मोदी ने कहा कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई पर नियंत्रण का वादा किया, लेकिन क्या वादा पूरा किया? जनता के विश्वास को चकनाचूर करने वालों पर भरोसा मत कीजिए। इसी मुद्दे को उठाकर मोदी सत्ता में आए। आप कोई टाइमलाइन तो दीजिए, 100 दिन नहीं, 200 दिन, 250 दिन, 300 दिन, 400 दिन, कुछ तो कहिए संबित पात्रा। ये अभी 20 दिन हुए हैं, टाइमलाइन नहीं होता है सरकार में। जिस प्रकार से कोई रनिंग रेस नहीं होता है, सरकार में टारगेट फिक्स करने होते हैं और बिल्कुल संजीदगी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, नॉन करप्ट वे में उसके लिए काम करना होता है, जो मोदी सरकार ने आते ही अपने 10 पॉइंट एजेंडा के रूप में देश के सामने रखा कि ये हमारे टारगेट हैं, हम इन टारगेट पे काम करेंगे। मतलब 1-2 साल तो हम मान ले, चलिए ठीक है, आप कदम बता रहे हैं, फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल कंसोलिडेशन,
आम आदमी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं समझा देता हूं आम आदमी की भाषा में। संबित पात्रा कह रहे हैं सरकार पहले देश की अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर पटरी पर लाना चाहती है, अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहती है, विकास दर बढ़ाना चाहती है। लेकिन आम आदमी की बात करें, एक सेकंड में लौटता हूं आपके पास संबित पात्रा। सवाल यह आलोक शर्मा जी, नरेंद्र मोदी साफ साफ कह रहे हैं, हालांकि आप कह रहे हैं कि मोदी ने देश के साथ धोखा किया है क्योंकि आम आदमी के बुरे दिन जो है वो शुरू होने वाले हैं। ये बताइए, 100 दिन की बात तो आपने भी कही थी, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, आप नाकाम रहे। जिस काम को आप 3 साल नहीं कर पाए, महंगाई पर काबू नहीं कर पाए, अब आप 20 दिन में कैसे उम्मीद कर रहे हैं इनसे? और 20 दिन में आपने कह दिया कि ये धोखा कर रहे हैं। देखिए हम तो आए हैं ये लोग। देखिए हम इस बात को नहीं कह रहे हैं कि धोखा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जिस तरह की लफाजी करके चुनाव जीत के भाजपा सत्तासीन हुई है वो कहीं ना कहीं देश के साथ धोखा था। अब 3 विषय आए हैं भाजपा के। कल नरेंद्र मोदी जी का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि खाली कर दिया है, खोखला कर दिया है और आर्थिक स्वास्थ्य खराब है। मैं इन्हीं के जो गुजरात सरकार का इकोनॉमिक रिव्यू है 2012-13 का, उसकी एक लैंग्वेज पढ़ना चाहता हूं जो पहले पेज पर लिखी है जब माननीय मोदी जी वहां पर मुख्यमंत्री थे। वो लिखती है, वीकनेसेस इन द मेजर डेवलपमेंट इकोनॉमीज आर एट द रूट ऑफ कंटिन्यूड ग्लोबल इकोनॉमी। और इसके बाद इन्होंने लिखा है कि in fact countries like India, China and Brazil have largely been responsible for stalking the engine of global economy during the year 2012। तो मोदी जी का जो बयान है वो अपने आप में आज भी वो चुनावी मोड में ही है। मुझे नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री की तरह बोल रहे हैं, पहली चीज। दूसरा मैं कहना चाहता हूं जिस देश की महंगाई का मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उनका जवाब दे। महंगाई की तोहमत आप नहीं लगा सकते क्योंकि महंगाई ये जो आज भी आंकड़ा आया 6% का, ये मई का है। तब भी आप मानता हूं मई का है, मैं ये नहीं कह रहा। हमारे तो प्रधानमंत्री ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा कि महंगाई जो है वो ग्लोबल फैक्टर से है। अच्छी बात है, कम से कम आज भाजपा के हमारे साथी को तो समझ आने लगा है कि देश चलाना बच्चों का खेल नहीं होता है। आज उन्होंने स्वयं कहा, क्योंकि पहले तो कांग्रेस जब थी तब तो बच्चों का खेल था। आप कितना टाइम दे रहे हैं वैसे? कांग्रेस प्रवक्ता बार-बार यही कह रहे हैं। एक सेकंड मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस प्रवक्ता बार-बार यही कह रहे हैं, कांग्रेस नेता ही, कम से कम 6 महीने हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे। सरकार को कम से कम 6 महीने का टाइम दिया जाना चाहिए काम करने के लिए। नहीं, देखिए हमने किसी प्रवक्ता ने कहा कि 6 महीने तक सवाल नहीं पूछेंगे। अगर जनता के हित का सवाल होगा हम पहले दिन से पूछ रहे हैं और आगे भी पूछेंगे। लेकिन एक प्रधानमंत्री कहता है कि स्वास्थ्य खराब है। मैं जानना चाहता हूं, जिस समय एनडीए की सरकार थी 110 हमारा मिलियन डॉलर्स का फॉरेक्स था, आज 312 है। पर कैपिटा इनकम 24,000 से 69,000 हो गई है। आज हमारे पास जो इकोनॉमी है, आप ये बड़े-बड़े आंकड़े मत बताइए। हमारा जो इकोनॉमी है आज वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, लेकिन जब आम आदमी बाजार में जाता है खरीदारी करने के लिए, उसे कितनी दिक्कत आती है? ऐसे नहीं, आप आरोप हमारे ऊपर लगवा रहे हैं, जवाब नहीं सुन रहे। एक सेकंड, ये आरोप सिर्फ आप पर नहीं है, ये सारी सरकारों पर है। मैं इसी तरह ये जो चुनौती है ये नरेंद्र मोदी सरकार के सामने। आलोक पुराणिक, आपके सामने सवाल ये है, क्या वाकई 20 दिन के बाद ही नरेंद्र मोदी अभी आए हैं, उन पर हमें ये सवाल पूछने चाहिए उनसे कि क्योंकि कल उन्होंने कहा 1-2 साल कड़वी दवा पीनी पड़ेगी, उसके बाद नतीजा देखिए। आलोक जी और संबित पात्रा साहब जो कह रहे हैं वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, और मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहना चाहता हूं कि 2007 से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बयान आना शुरू हुए। 2007 से 7 साल तक हमने सुना कि महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है, संबित जी भी जानते हैं, आलोक जी भी जानते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स जिस पर कंट्रोल किसी का भी नहीं। इराक में जो गड़बड़ हो रही है अभी, और उसके चलते पेट्रोल प्रोडक्ट के भाव ऊपर जाएंगे, ये कोई कुछ नहीं कर सकता। सूखा अभी आएगा तो आएगा, कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा मसला यह है कि महंगाई कम या ज्यादा हो, इशू ये नहीं। इशू ये है कि महंगाई के दुष्प्रभावों से आप इकोनॉमी के विपन्न सेक्शन को कैसे बचाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 125 करोड़ की पॉपुलेशन में 5 करोड़ का इंडिया का अमेरिका है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 30 से 40 करोड़ का इंडिया का मलेशिया है, मिडिल क्लास है, वो भी सर्वाइव कर सकता है। 80 करोड़ का इंडिया का युगांडा है, इंडिया का बांग्लादेश है। असली मारधाड़, असली टेंशन आप सब्सिडी की तरफ इशारा कर। मैं इशारा ये कर रहा हूं कि सब्सिडी से बड़ा मसला ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें चल रही हैं, इस मुल्क में एक राशन की दुकान हुआ करती थी, टेंशन आप सब्सिडी की तरफ इशारा कर। मैं इशारा ये कर रहा हूं कि सब्सिडी से बड़ा मसला ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें चल रही हैं, इस मुल्क में एक राशन की दुकान हुआ करती थी, कंप्लीट कोलैप्स हो गई आज की तारीख में। राशन की दुकान का उद्देश्य था कि गरीब आदमी को प्रॉपर अनाज मिल जाए, चीनी, गेहूं, चावल मिल जाए। 54 आप सोल्यूशन बता रहे हैं। नहीं, तो वो जो रास्ते हैं, ये रास्ते हैं, आप रास्ते बता रहे हैं, इंप्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, अंशुमन तिवारी, रास्तों पर भी हम आते हैं, क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है? जाहिर है मोदी सरकार में मंथन चल रहा है, बड़े बड़े सलाहकार, उनके बड़े बड़े एक्सपर्ट सोच रहे हैं, माथापच्ची कर रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से
जो आंकड़ा आज बढ़ा है, महंगाई दर बढ़ी है, क्या वाकई 20 दिन बाद हमें मोदी सरकार से सवाल पूछना चाहिए? क्योंकि सवाल देखिए इसलिए उठाया, उन्होंने कहा है कि 1-2 साल कड़वी दवा पीनी पड़ेगी, और जो खबर निकल कर आ रही है कड़े फैसले लिए जाएंगे। इसका मतलब कम से कम 1-2 साल अच्छे दिन नहीं आने वाले। पहली चीज तो 20 दिन बहुत कम है, और 20 दिन में हमें उसका इवैल्यूएशन शुरू नहीं करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये इतना सब आसान नहीं है कि अच्छे दिन हो गए और अच्छे दिन आ गए और हमने आरोप लगा दिया कि 100 दिन में इस तरीके का होगा। अब महंगाई के आज के ढांचे को देखिए, जो महंगाई के दर का आज का ढांचा है वो ये बता रहा है, मैं आपको निष्कर्ष पर अगले वाक्य में आऊंगा, वो आज बता रहा है कि भारत में एनर्जी इन्फ्लेशन 10% है। ऊर्जा की महंगाई, बिजली और ईंधन की महंगाई, पिछली सरकार ने पिछले 5 साल में हमें यह दिया कि हम एनर्जी इन्फ्लेशन में 10% पर पहुंच गए। और ऊर्जा की महंगाई एक ऐसी महंगाई है जो कैस्केड करती है सारी चीजों में। आज सरकार जहां खड़ी है वहां जो मोदी कह रहे हैं, और शायद मोदी के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद सरकार को समझ में आया कि चीजें कितनी कठिन है और आज तो वास्तव में चीजों को संभालना कितना मुश्किल है। आज जहां सरकार खड़ी है वहां दो उसके सामने बड़े फैसले हैं, और वो दोनों फैसले एनर्जी इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे। अगर इराक का वार लिंगर करता है, 13% फ्यूल इंपोर्ट करते हैं इराक से, तो आपकी एनर्जी के प्राइस बढ़ेंगे, और गैस के प्राइस आप बढ़ाएंगे क्योंकि वो कोर्ट में केस है। अगर ये दो चीजें ऐसी होती हैं तो एनर्जी के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा हूं, ये महंगाई की एक पहली कॉम्प्लेक्सिटी है। इस कॉम्प्लेक्सिटी के दूसरे पहलू हैं। जब आप आम लोगों को खाने पीने की महंगाई की बात करते हैं तो इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा सरकार को कि आखिर इस देश में दूध का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ और दूध की कीमत 25% बढ़ गई, फल और सब्जी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ और फल और सब्जी की कीमत बढ़ गई। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इकोनॉमी को चलाने की, शायद उसका एहसास हो रहा है सरकार को, और इसलिए सरकार को एक कहना पड़ रहा है कि हमें कड़वी दवा देनी पड़ेगी। और जब कड़वी दवा से मैं एक और चीज स्पष्ट कर दूं कि जब आप कड़वी दवा की बात महंगाई के संदर्भ में करते हैं तो मानक जी हम उस स्थिति में आ चुके हैं जहां हमें शुरुआत में सारे ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो महंगाई बढ़ाएंगे। अगर अभी आप सब्सिडी खत्म करते हैं तो महंगाई बढ़ेगी, अगर अभी आप गैस की कीमत बढ़ा दें तो महंगाई बढ़ेगी, अगर आज बिजली रेगुलेटर से सीईआरसी ने कहा है कि वो बिजली बोर्डों को बार-बार बिजली दरें बढ़ाने की छूट दे, अगर बिजली बोर्ड बार-बार बिजली की दरें बढ़ाते हैं तो महंगाई बढ़ेगी। हम अपनी आर्थिक नीतियों के उस कॉम्प्लेक्स दौर में आ चुके हैं जहां हम जो भी फैसला लेंगे वो पहले हमें घायल करेगा, उसके बाद उसके नतीजे आएंगे। इसलिए यह सोचना कि 20 दिन 100 दिन 20 दिन 100 दिन या 150 दिन या 300 दिन में चीजें बदल जाएंगी। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो खस्ता हाल है, और अगर आम लोगों को वाकई लॉन्ग टर्म गेन कोई देना है, लॉन्ग टर्म फायदा पहुंचाना है, उसके लिए कड़वे फैसले, कड़वी दवा, कड़वे फैसले भी लोग देने को तैयार है, लेकिन विजिबल रिजल्ट आए। जैसे अगर मोदी ये कहें कि साहब ये बढ़ा के जैसे टैक्स रेट बढ़ा दें, तो इसके साथ हमें दिखे कि साहब कोई प्राइस इक्विलाइजेशन फंड बनाया गया है कि जिससे इकोनॉमी के विपन्न सेक्शन को उनकी कुछ महंगाई की कीमतों में मदद दी जाएगी। तो कड़े फैसले में किसी को दिक्कत नहीं, कड़वी दवाई के अगर पता लग जाए कि 2 दिन में बुखार खत्म होने वाला है तो हम ले लेंगे आसानी से। कुछ एक जो कड़े फैसले, संबित पात्रा आप भी सुनिएगा, कुछ एक कड़े फैसले जो छन कर आ रहे हैं शायद सरकार ले सकती है, उसमें एक है कि सब्सिडी रिफॉर्म की बहुत बात हो रही थी कि सब्सिडी खत्म की जाएगी। डीजल पर हर महीने 50 पैसे बढ़ रहे हैं, ये हो रहा था कि चलिए वो 2-3 महीने में तो डीजल बाजार के दाम के मुकाबले उसके बराबर ही आ जाएगा। फूड बिल में यह है जिन लोगों को सस्ता अनाज देना था उनकी संख्या कम की जा सकती है, और राजकोषीय घाटा कम करने के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन जारी रहेगा, यानी सरकारी खजाने में पैसा अभी जोड़ा जाएगा। रेलवे किराए में बढ़ोतरी होगी, रेल मंत्री कह रहे हैं साफ, संबित पात्रा। इसका मतलब आपके सामने चुनौती तो बहुत है। ऐसे में संबित पात्रा, अगर सूखा पड़ता है, 2009 में भी पड़ा था और महंगाई दर 20% पहुंच गई थी संबित पात्रा, 20%। चुनौती आप समझ रहे हैं? देखिए, सबसे मानक जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं यहां याद दिला दूं कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने आखिरी भाषण में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन कहा था। उन्होंने कहा था कि यस इंडीड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री स्टैंड्स टुडे इन द 1991 लेवल। 1991 में जिस प्रकार की हालात थे, इकोनॉमी आज हिंदुस्तान की वहां खड़ी है। खुद देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने अपने आखिरी भाषण में यह कहा था। स्वाभाविक रूप से वहां से एक नए अर्थनीति के और एक स्वस्थ अर्थनीति की ओर लेने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने आरंभ कर दिया है, इसलिए टफ मेजर्स लेने पड़ेंगे। यहां मैं याद भी दिलाऊं कि 2 अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं आपके साथ, वो भी बताएंगे कि किस प्रकार 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 2 सालों में लगातार जो ग्रोथ परसेंटेज रहा वो 5 से नीचे रहा, 4.4, 4.5 इस रेट से रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या हाल है? एक सेकंड आपका जवाब में ले लूंगा, एक सेकंड आलोक शर्मा से जवाब ले लूंगा एक सेकंड में, कि खजाना खाली कर दिया मोदी भी कह रहे थे और आप भी कह रहे हैं, मनमोहन सिंह भी वो बात मान रहे थे कि इकोनॉमी 1990 वाले लेवल पर पहुंच गई है। लेकिन हम ये कह रहे हैं 20 दिन हुए हैं, ठीक है आपको आए हुए, लेकिन अभी भी जमाखोरी रोकने के लिए कोई संदेश आपने जमाखोरों को दिया है? नहीं दिया है। अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी कदम जो जनता में दिखाई दे,
बाजार में असर पैदा करे। सूखा और कमजोर मॉनसून सिर पे खड़ा है, इराक की हालत आप देख ही रहे हैं। महंगाई कम करने के लिए कोई भी ऐसा कदम जो जनता में दिखाई दे, देश में दिखाई दे, उठाया नहीं गया। मानक जी, मैं आपको याद दिलाऊं, ठीक 2 दिन पहले आप भी उसी विषय में डिबेट कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने तमाम अपने जो मंत्री खाद्य वितरण व खाद्य पदार्थ से जुड़े हुए हैं, रामविलास पासवान जी से लेके उमा भारती जी, बाकी सभी लोग मौजूद थे, उनके साथ मीटिंग हुई थी, बकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस किए गए थे। किस प्रकार से महंगाई पे अंकुश लगाया जाए, किस प्रकार से अगर आगामी दिनों में मानसून जैसे आशंका लगाया जा रहा है कम होगा, अगर किसी प्रकार से सूखे से प्रभावित होने की आशंका है तो कैसे डील किया जाएगा। इसमें एक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मीटिंग ली गई थी और सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि क्या काम करना है। और देखिए, स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले दिन से ही ब्यूरोक्रेसी पे जिस प्रकार से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की बात कही है, यह विषय जमीन तक ग्रासरूट तक जाती है कि ना होर्डर्स के लिए यहाँ कोई स्थान है, ना भ्रष्टाचार के लिए। ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब सीधे सीधे यह है आलोक शर्मा कि यूपीए ने 10 साल में इस इकोनॉमी का बिल्कुल कबाड़ा कर दिया, कचूमर निकाल दिया, खजाना खाली है, सरकार के पास पैसा नहीं है कि वो कमजोर मॉनसून से लड़ सके, इराक वॉर में अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ते हैं उससे डील कर सके, महंगाई पर काबू पा सके। मानक जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का ही गुजरात की जो बुकलेट है एन ओवर रिव्यू टू इकोनॉमी, मैं उसी का फ्रंट पेज दिखा रहा हूं, उस पे ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ क्या कहता है? ये ग्राफ कहता है कि 4 साल से हमारी इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं विश्व अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम आने के बावजूद भी ग्रोथ की तरफ है। पहला सवाल, जो भी भाजपा के साथी आज कह रहे हैं वो पूरी तरह से गलत कह रहे हैं। और अगर 91 में हालत खराब थी, सोना अगर गिरवी था, उसके बावजूद 4 महीने के अंदर कांग्रेस सरकार उस सोने को वापस ले आई थी। इसके बाद अभी आता है विषय कि आज क्या हो रहा है, कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं जमाखोरों के ऊपर। तो आप कह रहे हैं आपने बहुत अच्छी हालत में इकोनॉमी दी, इसमें मैं आपने बहुत अच्छी हालत में इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन के आंकड़े दे सकता हूं। अच्छा, एक सेकंड, 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हैं, पूछ लेते हैं। आलोक पुराणिक, वाकई इकोनॉमी बहुत अच्छी हालत में छोड़ी है यूपीए 10 साल बाद? ओवरऑल सिचुएशन जो आलोक जी कह रहे हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि जो कह रहे हो, लेकिन एंड रिजल्ट ये आखिरी दिनों में हमने देखा कि महंगाई जिससे पब्लिक सबसे ज्यादा कष्ट पाती थी वो बढ़ती रही, विकास दर जिससे पब्लिक को राहत मिल सकती थी वो लगातार गिरती रही, रोजगार पिछले 4-5 सालों में बड़े मेजर इश्यूज हो गए, प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े नहीं, बने नहीं। अब इश्यूज कुछ इसमें इतना है कि देखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा शास्त्र है कि आप फैक्ट फिगर ले आइए और कुछ भी प्रूव कर दीजिए, कुछ भी प्रूव कर दीजिए। ये गुजरात का ला सकते हैं और मतलब कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले कुछ और ला सकते हैं, पर इश्यू ये है कि अगर सब कुछ आप आलोक जी बता रहे हैं ठीक ठाक था, तो कांग्रेस की जो पराजय है कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन उसमें आना चाहिए ना। अगर सब कुछ शानदार ही है तो मुझे ऐसे कौन पर्सन लगता है कि बिल्कुल पिछले 5 सालों में इकोनॉमी के लेवल पे विकट, बेहद बहुत खराब फेलियर रहा है और निकम्मापन उसका बड़ा कारण। आप किसको जिम्मेदार मानेंगे इस खस्ता हालत के? अंशुमन तिवारी, देखिए, फैक्ट सपोर्ट नहीं करते कांग्रेस को किसी भी लेवल पर, फिगर्स किसी लेवल पर सपोर्ट नहीं करते। केवल एक लेवल ऐसा है जहां आप सपोर्ट कर सकते हैं, जो फॉरेक्स रिजर्व का लेवल है, जो पिछले 1 साल में थोड़ी क्राइसिस बैलेंस करने की कोशिश की गई। नहीं तो अगर आप ग्रोथ के डेटा को देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट के डेटा को देख लीजिए, इन्फ्लेशन के डेटा को देख लीजिए, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के डेटा को देख लीजिए, पावर जनरेशन के डेटा को देख लीजिए, एक एक इंडिकेटर देख लीजिए, तो इस बात को सपोर्ट नहीं करते कि पिछले 5 साल में हम ग्रो हुए हैं किसी भी लेवल पे। फिस्कल डेटा को देख लीजिए, फिस्कल डेटा में भी वो प्रॉब्लम है, तो फैक्ट सपोर्ट नहीं करते। पर मैं इस बहस को अगर हम इस राजनीतिक प्रत्यारोप और आरोप में लगाएंगे तो मैं समझ नहीं पाएंगे कि समस्याओं का समाधान कहां से शुरू होगा। अब एक नई सरकार सामने है और उसके लिए डिलीवर करना है। मुद्दा ये कि चुनौतियां मानक 3 तरीके की, एक चुनौती वो है जो पहले से बनी हुई थी, जिसे कांग्रेस सरकार हल करने की कोशिश करते करते निकल गई, सत्ता से बाहर हो, इसी वजह से चली गई, इसी वजह से महंगाई के एक चुनौती का बड़ा कारण, एक चुनौती वो थी। दूसरी चुनौती वो है जो उस सरकार के जाने और सरकार के आने के बीच में पैदा हो गई और जो तत्काल आ गई। और तीसरी बड़ी चुनौती यह है कि ये सरकार जितनी बड़ी अपेक्षाएं लेकर आई वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये जब आप, लेकिन ये अपेक्षा इन्होंने ही तो बनाई है, जब इन अपेक्षाओं के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। जब आपके शरीर में बुनियादी रूप से ताकत ना हो, मौसम भी खराब हो और उसके बाद आपसे कह दिया जाए कि आप वेट लिफ्टिंग करने के लिए खड़े हो जाएं, तो ये उस तरीके की स्थिति हो गई। तो एक तो जो बेसिक फंडामेंटल क्राइसिस इकोनॉमी की वो पहले से मौजूद थी, इराक जैसी क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस हमारे साथ मौजूद थी, और सूखा, और उसके बाद अचानक सूखा जैसी, और उसके बाद फिर अपेक्षाएं हमारे ऊपर। ये वो स्थिति है जिस स्थिति को बैलेंस करना थोड़ा डेलिकेट। ये सवाल बीजेपी से जरूर पूछना पड़ेगा कि अगर उनको पता था, बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, और जाहिर है बहुत बड़े बड़े वहां पर एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं, बीजेपी में सलाहकार भी हैं, अच्छे
अच्छे पढ़े लिखे नेता भी हैं, उनको तो पता था इकोनॉमी में क्या हो रहा है। तो फिर अच्छे दिन आएंगे, आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं, और चुनाव जीतने के बाद मोदी ने कहा अच्छे दिन आ गए। इस तरह के हसीन सपने क्यों दिखाए अगर 1-2 साल लगने ही थे, 3 साल लगने ही थे। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ इराक में सिविल वॉर का संकट है जिससे तेल के दाम बढ़ सकते हैं और वो भी महंगाई बढ़ा सकता है। ऊपर से देश पर सूखे का संकट, कमजोर मॉनसून। इस बीच नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कम से कम 1-2 साल देश को कड़वी दवा पीनी पड़ेगी, उसके बाद आ सकते हैं अच्छे दिन। सवाल यही है कि अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को यह पता था कि देश की इकोनॉमी की हालत यह है, तो फिर चुनाव से पहले 3-4 महीनों में मोदी सीन एक दवा विकसित करने का दावा किया था। उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी हर मर्ज की दवा है, जैसे सिर दर्द के लिए और बुखार के लिए तरह तरह की दवा होती है। क्या कहा था राजनाथ सिंह ने, सुनिए। मोदी सीन तैयार की गई दवाई सबसे किया देश की बीमारी ठीक हो जाए। मोदी सीन तैयार की गई दवाई सबसे किया देश की बीमारी ठीक हो जाए। संबित पात्रा, आपको भी लगता है कि अब शायद बीजेपी को और सरकार को भी इस बात का एहसास होगा कि उम्मीदें इतनी बढ़ा दी हैं आम लोगों की, इसमें अब प्रेशर बहुत ज्यादा है आपके ऊपर। अब चाहे सूखा आए, चाहे इराक में युद्ध हो, कुछ भी हो, जनता तो जवाब मांगेगी, क्योंकि आपके टीवी कमर्शियल और सारे विज्ञापन यही कह रहे थे बस अच्छे दिन आने वाले, बस आने ही वाले। मानक जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को जनता समझ नहीं पाएगी और मुझे इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, इसलिए एक बहुत साधारण उदाहरण देके मैं पूरे वाकया को समझाऊंगा। आज के दिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है पूरे विश्व में, और वो खुशखबरी है कि माइकल शूमेकर, जो इतने बड़े हमारे कार रेसर थे, वो कोमा से पुनः जाग गए हैं और नई जीवन शुरू कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार की हालत हिंदुस्तान की थी। वो कोमा में उसकी इकोनॉमी चली गई थी। जो डॉक्टर थे माइकल शूमेकर को बता रहे थे कि नहीं, चिंता मत करिए, उनके परिवार को हम बचा लेंगे, आप धीरज रखिए। ठीक उसी प्रकार मोदी जी और उनकी पूरी टीम हिंदुस्तान को कह रही थी आप धीरज रखिए, हम आपको बचाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। अगर माइकल शूमेकर के परिवार वाले विश्वास नहीं रखते और आशा छोड़ देते तो आज माइकल शूमेकर जीवित नहीं रहते। हिंदुस्तानियों ने मोदी जी पे विश्वास रखा, मोदी जी को लाए। माइकल शूमेकर के डॉक्टरों ने शूमेकर पे तरह तरह के इंजेक्शंस दिए, कड़वी दवाई दी, उसके फलस्वरूप आज माइकल शूमेकर खड़े हैं। ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नरेंद्र मोदी मेडिसिन देंगे, बहुत प्रकार से मॉडिफाई करेंगे, हिंदुस्तान की इकोनॉमी भी जाग उठेगी कोमा से और सही हो जाएगी, तब अच्छे दिन आ जाएंगे। आप मतलब इसका मतलब आलोक शर्मा, कांग्रेस और यूपीए ने 10 साल में इकोनॉमी को बिल्कुल कोमा में पहुंचा दिया और अब बीजेपी और एनडीए के डॉक्टर मोदी सीन देके इस इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भाजपा के साथी का जो वक्तव्य था वो ऐसा लग रहा था जैसे आजकल बहुत सारे बाबा आ गए हैं बाजार में, और वो बाबा जिस तरह से देश को कहते हैं कि आने वाला समय जो है वो समाज शास्त्र का होगा और सुधार का होगा और समाज से सारी कुरीतियां दूर हो जाएंगी क्योंकि मैं बाबा जी आ गया हूं। मोदी सिंह बताइए कहां है, मोदी सिंह लाइए और उसको ठीक कीजिए। शूमेकर का एग्जाम्पल देना और चुनावी लफाजी करना आप बंद कीजिए। अच्छा, अब आप सत्ता में हैं। हाँ, बिल्कुल सही। संबित पात्रा, सवाल यही है, जाहिर है सबके मन में यही है, क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी संबित पात्रा कि चुनाव से पहले अच्छे दिन तो बहुत कहा गया, लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं दी गई, और अभी भी कोई टाइमलाइन खुलकर आप दे नहीं पा रहे हैं। 1-2 साल कड़वी दवा पीने की, जो मोदी सीन, हम चलिए हम उसे मान लेते हैं, 1-2 साल मोदी सीन पीनी पड़ेगी, उसके बाद हालात सुधरेंगे। पहले टाइमलाइन नहीं दी, अभी भी खुलकर नहीं बोल रहे। नहीं, देखिए मानक जी, एक बहुत फंडामेंटल चीज डेमोक्रेसी में हर किसी को समझना चाहिए। डेमोक्रेसी में टाइमलाइन इलेक्शन होता है, मैंडेट 5 वर्ष का होता है। जब हम कहते हैं कि हम देश को सुधारेंगे, उसका अर्थ होता है 5 साल के शासनकाल को अगर एवरेज में निकाला जाए, अगर प्रतिफलन निकाला जाए। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी कह रहे थे जनता अब इंतजार करने को तैयार नहीं है। संबित पात्रा, मोदी कह रहे थे, आप सब कह रहे थे जनता अब इंतजार करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, 2 दिन भी इंतजार करने को तैयार नहीं है, मरी जा रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, रात को भूखे सो रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं 5 साल। नहीं, मैं 5 साल नहीं कह रहा हूं, मैं भी कोई टाइमलाइन नहीं दे रहा हूं, मगर तो और भी बड़ी विडंबना है कि आपको टाइमलाइन ही नहीं दे रहे हैं। मोदी जी ने बिस्लेरी की बोतल खाली कर दी कांग्रेस सरकार को कोसने में कि 100 दिन में महंगाई खत्म नहीं हुई। अब आप कह रहे हैं कि हम टाइमलाइन ही नहीं देंगे।
के मोदी जी ने केवल मैं जितने आंकड़े हैं ग्रोथ रेट के, मैं अर्थशास्त्री महोदय मैं इनका सादर सम्मान करता हूं, लेकिन इनके आंकड़ों से भी सहमत नहीं हूं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और आप ही के जो एक प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी जी 3 दिन पहले एबीपी न्यूज पर कह रहे थे कि हिंदुस्तान जो है वो 3rd वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज मोदी जी कह रहे हैं कि दुरुस्त नहीं है हालत। पहले आप तय कर लीजिए हालात क्या हैं। देखिए, इतने डायमेंशन इकोनॉमी के हैं कि एक लेवल पे आप इंडिया की इकोनॉमी को चीन से आगे बता सकते हैं, एक अमेरिका के। मुझे लगता है फोकस आप करें महंगाई का मसला। बड़ी इकोनॉमी है, मगर उस बड़ी इकोनॉमी का आपने क्या किया, ये विषय है। चलिए ठीक है, संबित पात्रा लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन सवाल अब ऐसे में ये अंशुमन, वाकई क्या जैसे आप पहले भी कह रहे थे, वाकई एक टाइमलाइन मांगना, या तो मनमोहन सिंह ने गलती की 100 दिन में महंगाई काबू कर लेंगे ये कहकर ऐलान करके, या तो मनमोहन सिंह ने गलती की, या फिर नरेंद्र मोदी ज्यादा स्मार्ट, बीजेपी ज्यादा स्मार्ट एक बिहेव कर रहे हैं, उनका स्मार्ट मूव है कि वो बताएंगे नहीं कितना दिन लेंगे लेकिन करके दिखाएंगे, सिर्फ ये कह रहे हैं। आप कैसे टाइमलाइन, 2 तरीके के फैसले होते हैं डिलीवर करने के लिए। मैं डिलीवरी के लेवल से देखने की कोशिश करता हूं। आप मनरेगा डिलीवर कर सकते हो स्कीम बनाकर तुरंत, पर महंगाई ठीक नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनको आपको कंट्रोल करने में लंबा समय लगेगा। तो ये बात सरकार में बैठने के बाद ही व्यक्ति को एहसास होती है। जब वो कुर्सी पर बैठता है और उसके सामने फाइल्स आती तो उसको समझ में आता है कि चीजें कहां फंसी हुई हैं। और लेकिन मोदी की और मोदी सरकार की मुसीबत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जनता आप हो सकता है बजट में 2 ऐसे अनाउंसमेंट कर दें जो पॉजिटिव हो, लेकिन जहां हम आपको पहले बता रहे कि जिन कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस में हम खड़े हुए हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप कौन सी टाइमलाइन दे सकते हैं। आप अगर महंगाई को अभी नियंत्रित करना शुरू करते हैं तो पहले तो आप उन 250 जिलों की चिंता करिए जहां पर अल्निनो असर करने वाला है, जहां से आपकी कपास, दलहन, तिलहन और धान की फसल आने वाली। और जब तक ये अल्निनो नहीं निकलेगा तब तक आप फूड प्रोडक्ट्स की सप्लाई को लेकर दिसंबर तक एक क्लियर ही नहीं हो सकते हैं। हो सकता है अगर इराक की लड़ाई लंबी खिंचती और अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है गल्फ में और ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, मैं फिर से वही कह रहा हूं ये देखिए, आप आर्थिक विश्लेषण करते रहेंगे, जाहिर है कि आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में भी आ रही है, बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहे होंगे। आम आदमी जो अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है, क्या वाकई इंतजार करेगा? यही मैं कह रहा हूं कि अपेक्षाओं का बोझ कुछ इतना ज्यादा बड़ा है कि जब आप ये तर्क लेकर आते हैं कि हमारे पास टाइमलाइन नहीं है और सामने बैठा हुआ व्यक्ति ये मान रहा है कि उसको ये चीजें तत्काल डिलीवर होंगी, तो चुनौती यही इसी को मैनेज करने की अपेक्षाएं और परिस्थितियां। दिक्कत यह थी कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये जानकारी शायद रही होगी कि अर्थव्यवस्था किस स्थिति में है। और बैकएंड में तो चुनाव जीतना होता है तो हो सकता है कि आपका प्लान भी हो कुछ अलग कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। आप कैसे इस चीज को डिनाई कर सकते हैं कि भारत की रेटिंग खतरे में थी पिछले साल जुलाई में? आप इस बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं कि दिसंबर में हम इस क्राइसिस में थे कि अगर अमेरिका का सबके लिए आप जिम्मेदार, अगर अमेरिका का सबके लिए आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं पत्रकार महोदय का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर नकारात्मक सोचकर ही आप आगे चलेंगे तो अर्थव्यवस्था को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था के आलोचनात्मक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव्स भी देखने चाहिए। अगर 10 वर्षों में मैं 50 आंकड़े आपको गिनवाता हूं जिसको आप एक को भी फैक्चुअली डिनाई नहीं कर पाएंगे। हमारा इन्वेस्टमेंट अगर 6 गुना 7 गुना बढ़ा है तो कहीं ना कहीं से महंगाई पे आ जाइए। आम आदमी को सिर्फ महंगाई समझ में आती है, आम आदमी को सिर्फ वो समझ में आता है। मानिक जी, हम बार बार चिल्ला के कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी थी, कि महंगाई जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है इकोनॉमी का, और खासतौर पर जब से ग्लोबल इकोनॉमी हुई है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उसके बाद से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। आप कोई भी दवाई दीजिए उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स आएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आपने कौन सी दवा दी थी? आपने कौन सी दवा दी? हमने बहुत प्रयास किए, ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए करंट सारी बेकार हो गई, ऐसा नहीं है कि सब बेकार हुई है। महंगाई एक ऐसा साइक्लिक फेनोमेना रहा है, कई बार बढ़ा है, कई बार घटा भी है। लेकिन विश्व की अर्थव्यवस्था को अगर गिरावट को आप देखेंगे तो उसके अगर कहीं पर तुलना करेंगे तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तुलनात्मक आधार पर बहुत बेहतर है। आलोक पुराणिक कुछ कहना देखिए, बात सारी कहानी आखिर में यहाँ क्या जाती है कि आप अगर सिर्फ ये बताते रहे कि उन्होंने ये किया, मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मोदी जी ने लगभग सारी रैली में 3 बातें बराबर हर रैली में उठाई है। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा कांग्रेस ने कर पाई, रोजगार 10 करोड़ लोगों को देने का वादा वो पूरा नहीं कर पाए, और तीसरा पूरे वर्ल्ड में काफी इसकी इमेज डाउन है। 3 मसलों पे अब मोदी जी ने इतने एक्सपेक्टेशंस हर रैली में रेज किए कि आज
वो रीजन जेन्युइन ही क्यों ना हो, इराक का मसला हो, सूखे का मसला हो, लेकिन उन्हें ऐसे डॉक्टर के तौर पे काम करना है जो डिलीवर करता हुआ दिखना चाहिए। वो बाद में एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए कि पेशेंट के बारे में ये बताएं कि साहब इसकी ये कॉम्प्लिकेशन, सब कुछ अलग कहानी, आप डिलीवर करके दिखाइए और एक्शन आए ना आए डिलीवरी के एक्शन करते हुए दिखने चाहिए। कितने जमाखोरों को आपने एक्शन लिया, कितना आपने पीडीएस सुधारा, ये एक क्विक एक्शन में आना चाहिए। बाकी लोग वेट करने की पोजीशन में नहीं है। संबित पात्रा, मैं अपने पूर्व वक्ता से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और मोदी जी भी मेरे ख्याल से सहमत नहीं होंगे। मोदी जी केवल एक्शन करते हुए दिखना चाहिए ये नहीं चाहते हैं, वो एक्शन कर रहे हैं प्रतिपल और एक्शन करते हुए फल भी देंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। एक्शन करते हुए दिखने की प्रणाली में इतने वर्ष केवल कांग्रेस रही, उसीलिए आज परिस्थिति देश में ऐसी है। संबित भाई, हम वही तो जानना चाह रहे हैं, एक्शंस का रिजल्ट कब दिखाई देगा जनता को? कैमरे पर बैठकर बहुत अच्छा लगता है कि मोदी जी का एक्शन ले रहे हैं। आपने 10 साल ले लिए, उनको 10 महीने तो दे दीजिए। आपने 10 साल 10 महीने अपने मुंह से कहें, 10 महीने हम तो चाह रहे हैं 10 महीने कहें वो अपने मुंह से, नहीं हुए, वो तो 10 साल भी नहीं कह रहा चाहिए। तो हिंदी पिक्चर देखिए, नहीं हिंदी पिक्चर आप देख कर यहाँ तक पहुंचे, हिंदी पिक्चर हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। नहीं, ऐसे ये 20 दिन में एक्शन दिखने लगा है। देखिए किस प्रकार फॉरेन में किस प्रकार फॉरेन पॉलिसी में बढ़ावा हो रहा है। हम वही तो जानना चाह रहे हैं, महंगाई कब तक खत्म हो जाएगी, अब बता दीजिए। छोड़ दिखने लगा है। अरे रुकिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ, शांत हो जाइए आलोक भाई, मैं उत्तर दे रहा हूँ एक एक करके। देखिए महत्वपूर्ण विषय है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, खुद प्रधानमंत्री, अगर आलोक जी प्रधानमंत्री को नहीं मानते हैं, मनमोहन सिंह जी को, तो ये उनकी बात है, मगर खुद मनमोहन सिंह जी कह रहे थे कि इकोनॉमी 91 की परिस्थिति में आ गई है, इसे सुधारने की आवश्यकता है। गुजरात का जो इकोनॉमिक सर्वे वो कहता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी है, तो मोदी जी को ठीक माने कि नहीं माने? कह रहा है कि अर्थनीति चरमरा गई है, वो भी अर्थशास्त्री। संबित पात्रा एक सेकंड, किस प्रकार एक सेकंड। संबित पात्रा ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है, आप भी बार बार वही कह रहे हैं, आप भी बार बार वही बात कह रहे हैं, लेकिन अंशुमन तिवारी मुझे लगता है कि अब जैसे आप भी कह रहे थे, अपेक्षाएं मोदी ने इतनी बढ़ा दी थी कि अब मोदी सरकार होने के बाद भी मोदी सीन 1-2 साल असर करेगी, हम लोग नहीं जानते थे। दो चीजें देखिए, लोगों को नहीं पता था कि 1-2 साल लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। और ये हम कम से कम हम लोग तो ये जान ही रहे थे। अगर जनता इस बात को नहीं समझ पा रही थी तो अब मोदी सरकार को उसे समझाना पड़ेगा कि चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आपको बाहर बैठकर दिख रही थी। सवाल एक। दूसरा ये कि 30 दिन या 60 दिन मूल्यांकन का कोई समय नहीं होता। महत्वपूर्ण बात यह कि क्या हम वो क्रेडिबल डिसीजंस ले पा रहे हैं जिनसे हमारे अंदर ये भरोसा जगे कि महंगाई के लिए ये स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी नतीजे की नहीं होती, टाइमलाइंस कदमों की होती। तो हमें दिखाई पड़े कि इस स्ट्रेटजी से महंगाई को कम करने में लाएंगे और एक विजिबल क्रेडिबल स्ट्रेटजी। लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो बजट आएगा, क्योंकि अभी काफी कम समय, पहला बड़ा डॉक्यूमेंट बजट होता है किसी सरकार का, तो वो ये लेकर आएगा कि ग्रोथ की स्ट्रेटजी क्या है, वो ये लेकर आएगा कि रोजगार की स्ट्रेटजी क्या है, वो ये लेकर आएगा कि महंगाई को कम करने की लंबे दौर की स्ट्रेटजी क्या है। लोग स्वाभाविक रूप से जनादेश देने के बाद ये नहीं चाहते कि उनको 15 दिन के अंदर ही उनके पास उनको सारी सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन लोग इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि जिस लेवल की अपेक्षाएं हैं, क्या उस लेवल का क्रेडिबल एक्शन प्लान इंप्लीमेंटेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है वो देखना ज्यादा जरूरी है जो आने वाला। आप देख रहे हैं आलोक जी, 10 साल का जो आपका जो लेखा जोखा है, वो उसका नतीजा आज ये है। बीजेपी ये कह रही है कि आपने तो कोमा में डाल दिया इकोनॉमी को। हालत ये है कि कोई पैसा बचा नहीं है और इसीलिए इस सरकार के सामने इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। महंगाई कंट्रोल में नहीं हो रही है और वो कोई टाइमलाइन दे नहीं पा रहे हैं। बस इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर सकते हैं, बाकी कह रहे हैं ऊपर दुआ करिए। मैं तो बार बार कह रहा हूं, चुनावी मोड से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। मैं आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं, फोरेक्स आपके पास है, आपका करंट डेफिसिट जो है लास्ट क्वार्टर का जो नहीं देखिए, तो सवाल मेरे से नहीं, सवाल नहीं, मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या वाकई इकोनॉमी की हालत दर्शाता है? नहीं, उन्होंने महंगाई पे फोकस करिए। जब मैं जवाब देता हूं, आरोप उनके सुनते हैं, जब जवाब देता हूं मैं उस मुद्दे पर, तो आप कहते हैं महंगाई पे आ जाइए। नहीं, महंगाई पे बात करिए, महंगाई पे बात। अभी उन्होंने कहा खाली हो गए आंकड़े, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं, आप वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? नहीं तो अच्छा, आप कह रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। Q4 में 2013-2014 फॉरेन एक्सचेंज महंगाई कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, उससे कोई असर पड़ता है? महंगाई कम करने के लिए नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि खोखली है इकोनॉमी। मैं उसके बता रहा हूं, जो भी पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को देखिए। इकोनॉमी कहीं पर खोखली नहीं है, केवल और केवल आज उनको समझ आया सत्ता में आकर
कि इन्फ्लेशन को करना, कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। इसलिए वो दर्शकों को आज जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या फॉरेन एक्सचेंज में अगर अरबों डॉलर पड़े हुए हैं तो क्या वाकई वो दिखाता है कि नहीं हमारे पास बहुत पैसा है? पूरी इकोनॉमी का एक कंपोनेंट है, महंगाई का उससे एक डिस्टेंट रिलेशनशिप है। कुल मिलाकर जो मैं समझ पा रहा हूं उसमें डिबेट हो ये रही है कि एक मरीज एक नए नर्सिंग होम में गया है और नए नर्सिंग होम का डॉक्टर ये बता रहा है कि हमारे पास केस आने से पहले बहुत चौपट हो चुका है, तबाही हो गई है, टेस्ट खराब कर दिए, इसका ऑपरेशन खराब कर दिया। मेरा निवेदन ये है कि जो कुछ हो गया, फोन पे तो आपने कहा था कि आप बिल्कुल ठीक कर देंगे। इशू ये है कि भाई मरीज के घर वाले कह रहे हैं कि आपने फोन पे कहा था आप ठीक कर देंगे। जो भी है जैसा भी है डील आपको करना है, डॉक्टर तो कह देगा साहब अब तो आपके पास है। तो मेरा सिर्फ मानना यह है कि जो संबित जी कह रहे थे कि एक्शन करते हुए दिखना नहीं है, मेरा कहने का मतलब यह है कि क्रेडिबल कुछ चीजें दिखे। हालांकि 20 दिन बहुत कम वक्त है, कम से कम 2 बजट आपको देने पड़ेंगे पूरे विश्लेषण के लिए। लेकिन जो तत्काल समस्या हमको दिखाई पड़ रही है, इराक का मसला और सूखा, ये ऑलमोस्ट इमरजेंसी मोड वाली बातें हैं और सरकार 24/7 होती है। तो उस पर उन्हें अंशुमान जी ने कहा क्रेडिबल चीजें, कुछ रिजल्ट नहीं, सॉल्यूशन, सजेशंस, पॉलिसी एक्शन प्लान वो सामने आते हुए दिखना चाहिए। यानी कि नितिन गडकरी ने 28 अप्रैल 2014 को जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था 6 महीने में 25% महंगाई कम करेंगे। उन्होंने शायद सोचा होगा, कुछ एक विश्लेषण उनका रहा होगा, इकोनॉमी पे अच्छी पकड़ भी रखते हैं वो, अच्छे फाइनेंशियल मैटर्स पे बात भी करते हैं, एक नया टैक्स कोड लाने की बात भी कर रहे थे। अगर वो ये कह रहे हैं कि 6 महीने में 25% महंगाई कम होगी, सोच समझ के कहा होगा। इसका मतलब उनका सारा प्लान चौपट हो गया। संबित पात्रा, ऐसा क्या हो गया कि ये 6 महीने की डेडलाइन जो गडकरी दे रहे थे वो अब 1-2 साल में बदल गई है? क्या ये सूखा और इराक वॉर ध्यान में रखते हुए हुआ है? देखिए, अभी 6 महीने होने में 5 महीने 10 दिन बाकी हैं, तो मुझे लगता है 20 दिन में हम 6 महीने की बाद की चिंता करें ये उचित नहीं है। हो सकता है 6 महीने में 50% ही कम हो जाए। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 20 दिनों में अपने विजन को बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत कंसोलिडेट करके और बहुत स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखा है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के साथ साथ पॉलिसी मेकिंग भी आरंभ हो चुका है। बात सिर्फ इतनी है कि हिंदुस्तान के साथ साथ हम सबको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। 1-2 साल, थोड़ा मतलब 1-2 साल धीरज रखना पड़ेगा। मोदी सीन 1-2 साल में काम करेगी। आलोक जी, जाहिर है आपने 6 महीने पूछे थे, फिर 2 साल में चले गए। नहीं, क्योंकि मोदी जी ने कहा है 1-2 साल कड़े फैसले करने पड़ेंगे। ये तो 6 महीने वाला जो है, ये गडकरी जी ने कहा था 6 महीने में 25% महंगाई कम होगी। ये पुराना बयान है, 28 अप्रैल 2014। अब मोदी जी ने जो कहा है 2 दिन पहले, उन्होंने कहा 1-2 साल कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी। आप 1-2 साल तो दीजिए ना उनको, आपने 10 साल ले लिए। देखिए, जनता ने उनको 60 महीने दिए हैं। तो आप आज ही से अटैक कर रहे हैं। शक्ति सिंह गोयल का बयान आपने सुना? बिल्कुल सुना मैंने और पढ़ा भी, लेकिन एक विपक्ष होने के नाते हमारा फर्ज है कि जिस मुद्दों के ऊपर आप चुनकर आए हैं, जिन मुद्दों के ऊपर आप जनादेश लेकर आए हैं, उन मुद्दों को जनता के बीच में रखा जाए। आज अच्छी बात है, कम से कम अर्थशास्त्री भी ये बात कह रहे हैं और भाजपा के साथी भी कह रहे हैं कि कम्प्लेक्स सिस्टम है। शायद अब से पहले जितने भी वरिष्ठ पत्रकार और अर्थशास्त्री शक्ति सिंह गोयल कांग्रेस को ही कहते थे। आज भी कहीं ना कहीं इशारा वहीं पर है, लेकिन कम से कम सबको समझ आ रहा है कि भाई ऐसा इतना करना आसान नहीं होगा। मैं कहता हूं कि फूड इन्फ्लेशन जो है उसमें जब तक इनपुट के प्राइसेस आप नहीं कम करेंगे, आप किसान को ज्यादा भी पैसा देना चाहते हैं और जो इनपुट्स हैं फर्टिलाइजर। आलोक जी, एक बात बताऊं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। देखिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। बहुत अच्छी बात है कि आप सलाह दे रहे हैं संबित पात्रा को। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। एक सेकंड संबित पात्रा, मैं एक बात कह रहा हूं, किस तरह से भूमिकाएं आप लोगों की बदली हैं। अभी पिछले महीने तक कैसे आप लोग डिफेंड करते थे और बीजेपी अटैक करती थी इसी मुद्दे पर। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट, और अब सिर्फ भूमिकाएं बदल गई। आप वहां बैठे हैं और बीजेपी के संबित पात्रा वहां बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं टाइम लगेगा, और आप कह रहे हैं नहीं हम टाइम देने को तैयार नहीं। हमने नहीं कहा हम टाइम देने को तैयार नहीं। हम बार-बार एक ही बात कह रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। कांग्रेस पार्टी जब इन मुद्दों को दलीलों को देती थी तो भाजपा सुनने को तैयार नहीं। मानक जी, वहां मोदी है, बहुत फर्क है। मोदी जी 4-4 बार स्पीच में पूछते थे महंगाई कम हुई, भाइयों बहनों महंगाई कम हुई, महंगाई कम हुई। संबित पात्रा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं महंगाई कम हुई? 20 दिन बहुत। मैं बता दूं अब उत्तर। कम से कम मोदी जी पूछते तो थे, मनमोहन जी तो कुछ पूछते भी नहीं थे। मनमोहन जी तो एक्शन लेते थे। आने वाला समय जब डिफरेंशिएट होगा, जब तुलना होगी, देश की जनता जानेगी कि किस तरह से भाजपा ने झूठे वादे करके सत्ता को हथियाया है। देखिए आलोक जी का कर्तव्य है कि विपक्ष होने के नाते वो बराबर रिमाइंड कराते रहे और जनता को कर्तव्य के जवाब देते रहे। चलिए ठीक है। समय बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में शामिल होने के लिए। संबित पात्रा,
चलिए, थोड़ा समय और मिल गया है। अभी मुझे पीसीआर से, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से बताया गया थोड़ा समय और मिल गया, लेकिन एक ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जो भी थोड़ा बहुत समय हमें मिलेगा उस पर हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि क्या कड़े फैसले मोदी सरकार ले सकती है जिनका ताल्लुक सीधा आपसे हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल में आखिरी 1 मिनट है मेरे पास। चलते चलते हमारे 2 एक्सपर्ट से छोटा सा सवाल अंशुमान, पहले आपसे। आम आदमी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ऐसा क्या कर सकती है जो महंगाई बढ़ रही है, इराक वॉर, सूखा, ये वो सब ध्यान में रखते हुए कम से कम मार पड़े आम आदमी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार फिलहाल उन फैसलों को स्थगित करेगी जो तत्काल लिए जाने थे, क्योंकि उससे जो तत्काल असर आने वाला है। ये महत्वपूर्ण बात यह कि उस बैलेंस को स्ट्राइक करने की बात है कि आपको कितनी ग्रोथ चाहिए और कितनी महंगाई चाहिए कितनी महंगाई लोगों को झेलनी पड़ेगी ग्रोथ लाने के लिए और कितनी ग्रोथ दे पाएंगे। ये बैलेंस है और यही बैलेंस सरकारें करती हैं। दो स्टॉप, सिंपल सी बात। नंबर 1, राशन की दुकान को इम्प्रूव किया जाए, फोकस्ड लीकेज खत्म किया जाए। दूसरा, एक कड़े कदम, ऐसा ना हो कि टॉप टू डाउन सब पे एक जैसे हों। इस मुल्क में इतना भारी घोटाला हो रहा है इनकम के नाम पे। अब एक डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है कि कुल 43,000 लोग हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है साल की। ये फर्जी आंकड़ा है। एक्चुअल लोकेशन हो किसकी। समय बिल्कुल खत्म हो गया। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आलोक पुराणिक, अंशुमन तिवारी, आलोक शर्मा और संबित पात्रा, बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में शामिल होने के लिए। संबित पात्रा, बिल्कुल समय नहीं है, फिर बहस करेंगे। जाहिर है अभी तो बहुत लंबी डेडलाइन आपके प्रधानमंत्री ने दी है। देखते हैं कि महंगाई कितनी काबू में आती है, इसमें फिर बातचीत होती रहेगी आपसे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24।